तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। मींस कूलॉम्स लॉ की क्या क्या कमियां थी। इससे पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, उसमें कैसे फोर्स लगता है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उन चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। और बेटा ऐसा कंटेंट और ऐसा इजी मैनर वे में आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा हर टॉपिक। तो कंसंट्रेट होकर देखें और एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और उसको लिखते चलिए। तो सबसे पहली लिमिटेशन हम लोग देखेंगे आज कि कूलॉम्स लॉ की पहली कमी क्या थी। ठीक है, हम लोग कूलॉम्स लॉ की पहली कमी देखेंगे। तो बेसिकली पहली कमी क्या थी? इट is only applicable for point charges। ये जो लॉ है, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। बोला जा रहा है कि ये जो लॉ है कूलॉम्स लॉ, ये केवल पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल है, ये एक्सटेंडेड चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में तरह से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है और इस वायर में आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसमें फ्लो हो रहे हैं। तो ये सभी चार्जेस हमारे कहलाते हैं, इन सभी चार्जेस को कहते हैं, जो हमारे पूरे वायर में जितने भी चार्जेस फैले हुए हैं उन्हें हम लोग एक्सटेंडेड चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटेंडेड चार्जेस। तो एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब समझ में आया, ये है। और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? ये सिंपली एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट हो, ये आपका पॉइंट चार्ज है, ये आपका पॉइंट चार्ज है। इन दोनों के बीच में फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, बट इस एक्सटेंडेड चार्जेस में जो चार्जेस फैले हुए हैं उसमें हम लोग फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। बट इसमें भी निकालने का एक तरीका है। मान लीजिए आपके पास कई सारे चार्जेस इसमें फैले हुए हैं, तो हम सभी चार्जेस को तो एक साथ तो निकाल नहीं सकते। तो हम सिंपली क्या करें, किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाल लें, तो सिंपली सबसे मल्टीप्लाई यानी प्लस कर देंगे, तो आपका टोटल फोर्स निकल आएगा पूरे वायर में जितना लग रहा होगा हर चार्जेस पर। तो हम पूरे मान लो आपकी इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है? L। इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है? L। और इसके अंदर टोटल चार्ज है Q। तो इन सभी को हमने dq 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 मतलब सभी को मैंने dq dq चार्जेस में तोड़ रखा है। तोड़ने का मतलब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? डिफरेंशिएट। तो मैंने इन एक्सटेंडेड चार्जेस को डिफरेंशिएट कर रखा है। क्या कर रखा है? डिफरेंशिएट। dq 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 मतलब कितने सारे चार्जेस थे, मैंने उन सब को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? छोटे छोटे चार्जेस में। dq 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 चार्जेस में हमने उनको क्या करके रखा है? ब्रेक करके रखा है। अब ये dq कितने लेंथ में प्रेजेंट है? dl 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 एंड dl। तो dq चार्ज प्रेजेंट है dl लेंथ में। तो मान लो इसका फोर्स कुछ निकल आया F, तो इसका भी फोर्स F, इसका भी फोर्स F, इसका फोर्स dF निकलेगा। dq का मतलब स्मॉल चार्ज, dl का मतलब स्मॉल लेंथ। तो dq चार्ज स्मॉल लेंथ में प्रेजेंट है, उसमें क्या लग रहा है? स्मॉल फोर्स लग रहा है। तो इसमें भी वही फोर्स लगेगा dF, इसमें भी वही फोर्स लगेगा dF। तो हम लोग क्या करेंगे, जब n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो उनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐड तो कर नहीं सकते, उनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dF। हम लोग फोर्स निकालने के लिए छोटे से फोर्स का इंटीग्रेशन कर देंगे और पूरे वायर का हमारा फोर्स निकल आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम एक्सटेंडेड चार्जेस में कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, हम केवल और केवल पॉइंट चार्जेस में ही कूलॉम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
पूरी फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशंस को हम लोग करेंगे उन सभी डेरिवेशंस में आपको यही करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, और तोड़ने के बाद उसको क्या कर देना है, जब एक का निकल आए, एक का तुम्हारा फोर्स निकल आता है, उसको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो, मतलब ठीक है, तो आपका पूरा नेट निकल आएगा। तो यही पूरा आपको यूज करना है सभी में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या बताता है, ये केवल एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, ये एक्सटेंडेड चार्जेस पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगता है। यही आपका क्या है, एक्सेप्शन, ये आपका क्या है बेटा, ये पहली लिमिटेशन, ये पहली कमी है कूलॉम्स चचा की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर जब हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, एक चार्ज और Q1, एक चार्ज और Q2, एक चार्ज और Q1, एक चार्ज और Q2। मान लीजिए ये चार्ज आपका रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये चचा भी रेस्ट में है, और ये चचा मोशन में है, और ये दोनों चचा मोशन में है, मोशन मोशन, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि जब कोई एक चार्ज रेस्ट में हो या दोनों ही चार्जेस रेस्ट में हो तो उसमें क्या लगता है, कूलॉम्स फोर्स, क्या लगता है, कूलम्बिक फोर्स लगता है। तो बताओ इसमें कूलम्बिक फोर्स लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तो बताओ सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, क्या आपका इसमें कूलम्बिक फोर्स लगेगा, यस, क्योंकि दोनों चार्जेस रेस्ट में है। क्या इसमें कूलम्बिक फोर्स लगेगा, यस, क्योंकि इसमें एक चार्ज एटलीस्ट रेस्ट में होना चाहिए, तब उसमें कूलम्बिक फोर्स लग सकता है। क्या इसमें कूलम्बिक फोर्स लगेगा, नो, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम्बिक फोर्स जो है बेटा, वो आपका जो चार्ज रेस्ट में होता है उसमें लगते हैं, स्टेशनरी चार्जेस पर लगते हैं, और ये चार्ज आपके दोनों ही मोशन में है, एटलीस्ट एक मोशन में हो, एक रेस्ट में होना चाहिए था, तब कूलम्बिक फोर्स लग सकता था। तो इन दोनों केसेस में कूलम्बिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ लगा सकते हो, इस केस में कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, तो ये भी इसकी एक कमी है कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ की बेसिकली आपको दो कमियां समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी कमी की, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग तीसरी कमी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी कमी क्या है, चलिए हम लोग जान लेते हैं भाई साहब। तीसरी कमी कहता है, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड इफ r इज लेस देन 10 की पावर -15। मान लीजिए एक आपके पास चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। अब Q1 के बीच की जो दूरी है वो हमने बोल दी 10 की पावर -16, और इसमें जो दूरी है वो है मान लो 10 की पावर -12। तो बताओ 10 की पावर -16 बड़ा है, 10 की पावर -12 बड़ा है, ऑब्वियसली 10 की पावर -12 बड़ा है, 10 की पावर -16 छोटा है। तो अब बताओ 10 की पावर -15 बड़ा है, 10 की पावर -16, 10 की पावर -15 बड़ा है, तो बोल रहा है एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं है कूलॉम्स लॉ जब रेडियस 10 की पावर -15 से कम होगी। तो यहां देखो रेडियस कितनी है, 10 की पावर -15 से कम है, और यहां 10 की पावर -15 से रेडियस ज्यादा है, तो यहां पे कूलॉम्स लॉ लगेगा, यहां पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। यहां पे कूलम्बिक फोर्स निकाल सकते हैं, यहां नहीं निकाल सकते। यहां क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेडियस 10 की पावर -15 से छोटी है, यहां पर कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां पर वैलिड है। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी कमी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो बेटा बेसिकली 3 कमियां थी इनकी, तो ये 3 कमी हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसमें और देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सभी फोर्सेस हमारे कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन से फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हमको कैसे पता चले कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे कि इस पेन पर अगर हम इसको यहां छोड़ेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगा, अगर इस पेन को हम यहां पर रखे हुए हैं, इसको नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो कितना फोर्स लग रहा है, F = mg। अगर इसको हम यहां रखे हुए हैं, यहां से नीचे छोड़ेंगे तब भी कितना फोर्स लगेगा, mg।
हम इसको यहां रखे हुए हैं, यहां से नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, अब कितना फोर्स लगेगा, mg। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी छोड़ो, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, mg। मतलब हमारा फोर्स बेटा जो है वो कंजर्व है, हमारा फोर्स क्या है, कंजर्व है। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सभी फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ पर। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है बेटा, बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको नोट भी करते चलिए, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। एक होता है हमारा कूलॉम्स लॉ, एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ चिंगलू। चलिए, तो आपको पता है कूलॉम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जानते हैं ना सभी लोग, के की वैल्यू है, के की भैया साहब। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इधर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, जो कि है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R, और इन पर जो फोर्स लग रहा है वो है F। ये m1 मास है बॉडी का, और ये बॉडी का m2 मास है, ठीक है बेटा, और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो बेसिकली इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटी है, इसको अपन लोगों को जानना है। तो हम लोग इनके बारे में पहले सिमिलरिटीज जानते हैं। क्या जानेंगे, सिमी 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 आजा आजा, अरे जिमी जिमी, सिमी सिमी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहली सिमिलरिटी क्या है आपकी, कि दोनों ही, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो, FE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड FG इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को भाई साहब क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, इनवर्स स्क्वायर लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये एक हम है, ये हमारी बॉडी का सेंटर है, अर्थ की बॉडी का सेंटर है। अब मान लीजिए हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तो इधर की तरफ गिरेंगे अर्थ पे, नहीं, फोर्स इधर की तरफ नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा इसके सेंटर की तरफ। तो सेंटर से सेंटर के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। तो उसी तरह से चार्ज में भी सेंटर से सेंटर के बीच में फोर्स लगता है, उसे हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये भी सेंट्रल फोर्स फॉलो करता है और ये भी सेंट्रल फोर्स फॉलो करता है। तीसरा पॉइंट, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं और ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों ही बेटा कौन से फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तीन इनकी सिमिलरिटीज थी, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच की डिसिमिलरिटी की, ठीक है। तो डिसिमिलरिटी की बात करते हैं तो बेटा यहां पे जो K की वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K की वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन पे।
अगर एप्सिलॉन नॉट है तो एयर ओ रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर एप्सिलॉन एम है तो इसका मतलब कोई मीडियम रखा है तो के की वैल्यू कुछ और होगी। बट एफ जी है तो एफ जी की वैल्यू कैपिटल जी फिक्स है, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसके जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, बट इसकी एफ की वैल्यू जो है ये चेंजेबल है, डिपेंड करती है मीडियम पर। तो ये पहली डिसिमिलरिटी है। हम लोग बात करेंगे दूसरी डिसिमिलरिटी पर। दूसरी डिसिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है? दूसरी डिसिमिलरिटी ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्जन भी करता है। क्या करता है? रिपल्जन। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये केवल अट्रैक्शन करता है, ये केवल अट्रैक्ट करता है। आप सोचो इसको हम नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं तो अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, रिपल थोड़ी ना कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता। और तीसरी लास्ट हमारी जो डिसिमिलरिटी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगभग 10 की पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स के। और कितने टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 10 की पावर 42 टाइम्स। तो बेटा ये आपका यहां पे हो गया कंप्लीट। तो ये है आपका कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ। इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़का कर देता है और इसको आप लोगों को नोट करना है भाई साहब, तो इसको जल्दी से नोट आप लोग कर लीजिए। तो हो गया, चलिए अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा क्या है? चलिए भाई जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको भाई साहब हम लोग लिख लेता है। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? COULOMBS लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक को हम लोग उठाएगा और यहां भाई साहब लेके लंबा खींच देगा और इसको बड़का कर देगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आहा भाई, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ अब हम लोग समझेगा। अब सर जी हम तो 11 पढ़ा नहीं है, तो बताता है भाई साहब। मान लो आपके पास ये चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। एक चार्ज है आपके पास Q1 और एक चार्ज है आपके पास Q2। एक है शाहरुख खान और एक है मैडम जी, याद है ना भाई साहब? तो चलिए, तो अब मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और Q2 Q1 पर धक्का मारेगा। अरे भाई तो धक्का उस पे बोर्ड पे पड़ गया। तो Q2 Q1 पर धक्का मारेगा इधर की तरफ, कितना फोर्स लगाएगा? F12। दूसरे ने पहले की तरफ क्या मारा? दूसरे वाले चार्ज ने पहले को धक्का मारा, चल बे इधर आ, तो कितना फोर्स लगाया? F12। तो Q1 भी तो Q2 पर धक्का मारेगा। अब तुम हमको धक्का मारोगे तो हम भी तुमको ऐसे करके धक्का मारेंगे। तो ऐसे करके जो धक्का मारा तो चार्ज जो है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ लगाएगा। कितना लगाएगा? F21। कितना फोर्स लगाएगा बेटा? F21। तो Q2 ने Q1 को धक्का मारा और Q1 ने Q2 को धक्का मारा, तो Q2 ने कितना फोर्स लगाया Q1 पर? F12 वेक्टर। ठीक है भाई साहब, तो Q1 ने Q2 पर कितना धक्का मारा? F21। ये भी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अब हम लोगों ने एक पढ़ा है बेटा, छोटू से टॉपिक है, इस छोटू से टॉपिक को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता है और इसको समझ लेता है। ठीक है, इसको समझिएगा आप लोग। ये आपके पास एक ग्राफ होता है। मान लीजिए ये खड़ी है चंपा देवी और ये खड़ी है कमता देवी। तो चंपा देवी की जो है भाई साहब, चंपा देवी की जो पोजीशन है वो कहलाएगी R1 और तमता देवी की जो पोजीशन है वो कहलाएगी R2। तो इस चंपा देवी की पोजीशन क्या है? R1
और इस तमता देवी की पोजीशन क्या है, R2। इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो यार ओरिजिन से चंपा देवी प्रेजेंट है, तमता देवी है एक्स और ये वाई एक्सिस। तो चंपा देवी यहां ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, R1 वेक्टर, यानी R1 पोजीशन पर है। और तमता देवी कितनी दूरी पर है, R2 पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पे है भाई साहब, R2 पोजीशन पे है। तो इसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से सेम, इसी तरीके से सेम अगर, अरे भाई साहब, अगर हम लोग यहां पे ग्राफ ड्रॉ करें तो हम कहे यहां से ओरिजिन से यहां तक की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, R1, और यहां तक की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, R2। तो इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन वेक्टर R2। तो ये बात समझ में आ गई, आ गई है नहीं, बोलो भाई साहब। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि Q1 की पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, Q2 की पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। Q2 ने Q1 पर धक्का मारा इधर की तरफ, रिपल्जन करेगा ना, रिपल्जन, तो F12 फोर्स लगा। Q1 ने Q2 को इधर धक्का मारा, F21 फोर्स लगा। इसकी पोजीशन वेक्टर भाई साहब, इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन वेक्टर R2। तो आप सुनो ध्यान से, Q2 ने Q1 को इधर की तरफ धक्का मारा, Q2 ने Q1 पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, दिख रहा है फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर से इधर की तरफ लग रहा है। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। ये क्या हो गया, इनिशियल, ये हो गया फाइनल। और आपने पढ़ा है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है R1, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R2। तो R1 माइनस R2, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो Q2 ने Q1 पर धक्का मारा इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में धक्का मारा। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बात समझ में आई। अब Q1 ने Q2 पर इधर धक्का मारा, Q1 ने Q2 पर इधर धक्का मारा, कितना फोर्स लगाया, F21। तो अब ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब जल्दी से मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। ये हमारे पास Q1 चार्ज है, हमारे पास Q2 चार्ज है। Q2 ने Q1 पर उधर फोर्स लगाया F12, ठीक है, Q2 ने Q1 पर उधर फोर्स लगाया F12। तो इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R1। तो Q2 ने उधर फोर्स लगाया, तो उधर लगाया, तो ये इनिशियल ये फाइनल, इसने इस पर लगाया तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R1 माइनस R2 इसकी डायरेक्शन। Q1 ने Q2 पर इधर फोर्स लगाया F21, ये इनिशियल बन गया, ये फाइनल, तो R2 माइनस R1। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है F12 वेक्टर। हमें क्या निकालना है, F12 फोर्स। ठीक है, क्या निकालना है भाई साहब, F12। चलिए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। अब ये बताओ F12 फोर्स निकालना है। F12 फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो यहां से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 मॉड में, और यहां लिखेंगे R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई साहब, समझ लीजिए, एन कैप। एन कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ऑफ एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। क्या होता है, वेक्टर ऑफ एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, वेक्टर ऑफ एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो अगर आप यहां इसकी पूरे की वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1। ठीक है, तो 1 रखोगे तो फोर्स वही निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सोचो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, और इसका स्क्वायर होता था ना बेटा, स्क्वायर कर दो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n, तो तोड़ दो इसको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 मॉडुलस। ठीक है, ये हमें जो बता रहा है ये डायरेक्शन है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर जो होता है ये हमें डायरेक्शन बताता है, और ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड समझते हैं सभी बच्चे? नहीं, सुन लो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इधर छुटकू सा बता देते हैं। हमने बोला 4 किलोग्राम आपको चीनी लानी है, क्या लानी है, चीनी, तो 4 किलोग्राम आपने कहा चीनी लानी है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो 4 जो हमने बोला ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम जो होती है ये यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। अब यूनिट पता है ना, अब जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए, अब ये तो कहोगे नहीं भैया 4000 दाने हमको चीनी के दे दो, तब तो दौड़ा के बहुत मारेगा भैया, तो 1000 दाने गिनना टफ है, लेकिन किलो देना आसान है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 4 किलो। यूनिट हमारे मेजरमेंट को इजी बनाती है, यूनिट हमारे मेजरमेंट को क्या बनाती है, इजी। तो 4 इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड था, 4 क्या था, मैग्नीट्यूड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलिए, क्लियर हो गया? तो भाई साहब R1 माइनस R2 का वेक्टर हो गया अपॉन R1 माइनस R2 का मॉडुलस हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉडुलस ऑफ होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये आपका निकल आया F12 वेक्टर, वेक्टर ऑफ F12। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? ये क्या निकल आया है, F12। अब हमको क्या निकालना है, F21। अब सोचो बेटा F21 कैसे निकालेंगे, F21 का वेक्टर हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब बताओ ये भाई साहब तुम कि F21 निकालना है, इसकी डायरेक्शन किधर है, R2 माइनस R1, तो यहां क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 का मॉडुलस, और यहां क्यूब लगा है, क्यूब लगा दीजिए, R2 माइनस R1 का वेक्टर। तो ये आपका डायरेक्टली क्या निकल आया, आपका डायरेक्टली ये निकल आया क्या, F21। और बेटा ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं, ये दोनों ही फोर्सेस आपके एक दूसरे के बराबर है, हम लोग लिखेंगे वेक्टर ऑफ F12 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ F21। बट ये दोनों फोर्सेस आप देख सकते हो यहां पे अपोजिट है, एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स उधर लग रहा, तो अगर अपोजिट फोर्स है तो इसमें हम लगा देते हैं निगेटिव साइन। क्या लगा देते हैं बेटा, निगेटिव साइन हम लोग लगा देते हैं, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये है बेटा आपका F12 इज इक्वल टू 2F1, ये फाइनल फॉर्मूला आपका निकला, यही है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको होपफुली ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।